हरे कृष्णा दोस्तों, आपका स्वागत है इस वीडियो में जहां हम लोग लेकर आए हैं। ये जो वीडियो होने वाला है दोस्तों, ये गेट ओरिएंटेड होने वाला है, जहां पर हम लोग गेट 2023 का फुल सिलेबस जो है आप लोगों के लिए कवर करवाने वाले हैं। तो यहाँ पर गेट 2023 का जो भी फुल सिलेबस है वो कवर होगा, ठीक है। अब इसके अंदर हम लोग जो है बेसिकली इलेक्ट्रिकल का जो है वो फुल सिलेबस कवर करेंगे। साथ ही साथ हम लोग ईसी और आईएन के कुछ कॉमन सब्जेक्ट्स भी करेंगे, जैसे कंट्रोल सिस्टम, एनालॉग, नेटवर्क आदि सब्जेक्ट भी हम लोग कवर करेंगे। तो इस वीडियो में आपको जो है इस लेक्चर सीरीज में काफ़ी मज़ा आने वाला है, जो कि अभी चालू हुई है। धीरे धीरे करके हम इसके सारे वीडियोस अपलोड कर देंगे जैसे जैसे आप लोगों का रिस्पॉन्स रहेगा। तो इन लेक्चर सीरीज में क्या होगा, मैं आपको थोड़ा बता दूं कि हम डेली की या जैसे भी होगा वीकलीज हम रिकॉर्डेड वीडियोस आपको डाल देंगे। बाद में जब अगर आपकी संख्या बढ़ जाएगी तो हम लोग लाइव भी कर सकते हैं। तो उसके अंदर जो है हम आपको ऐसा नहीं है कि किसी कोचिंग के इंस्टीट्यूट से जो है बिल्कुल कम या क्या कह सकते हैं कि कुछ टॉपिक छोड़ दिया, ऐसा नहीं है। जितना गेट में आपको जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट कोचिंग जितना आप लोगों को देती है, उतना हम लोग आपको जो है पूरा देने का प्रयास करेंगे। तो आप लोग सोच रहे ये सब फ्री में क्यों दे रहे, तो अभी हम लोगों ने शुरुआत किया है। तो हम लोग ये चाहते हैं कि जो हमारे जैसे बच्चे जो कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उनके लिए ये एक अपॉर्चुनिटी अच्छी हुई कि वो फ्री में पढ़ सके। आजकल मैं एनआईटी वारंगल से यहाँ पर एमटेक कर रहा हूँ पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में। उसके साथ साथ मेरा पैशन है कि मैं यहाँ पे आपको जो है कंट्रोल सिस्टम पढ़ाऊँ। मैंने गेट 2022 में जो है 2200 रैंक हासिल की है, और अभी भी मैं गेट के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ, थोड़ा अच्छा पीएसयूज के लिए या फिर फर्दर पीएचडी के लिए। तो अभी इतना नॉलेज हो गया है कि 4-5 साल से पढ़ते पढ़ते तो मैंने सोचा जो अपना पैशन है उसको फॉलो किया जाए। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर आपके लिए कंट्रोल सिस्टम का सबसे पहले लाए हैं, और जैसे जैसे आप लोग सब्जेक्ट बताते जाएंगे उस हिसाब से हमारी टीम इस पर काम करती जाएगी। तो कंट्रोल सिस्टम का यहाँ पर हम लोग जो है वो सिलेबस थोड़ा वो डिस्कस कर लेते हैं कि क्या इसका सिलेबस है, कितने घंटे तक का इसका सिलेबस होने वाला है। तो जनरली जो कंट्रोल सिस्टम है वो हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर वेरी करती है। जो कंट्रोल सिस्टम है वो 10 to 15 मार्क्स तक वेरी कर जाती है गेट 2000। जो भी हम लोग बोल सकते हैं कोई भी एग्ज़ाम के अंदर, तो गेट के जो भी प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम्स है उसमें ये 10 से 15 मार्क्स तक की आती है। इंस्ट्रूमेंटेशन और उनके लिए ज़्यादा आती है, इलेक्ट्रिकल वालों के लिए थोड़ा जो 2023 है उसमें कम पोर्शन देखने को मिला था। अदरवाइज इलेक्ट्रिकल वालों के लिए भी 10 से 15 मार्क्स की ये आती है। इस सब्जेक्ट को पढ़ना क्यों ज़रूरी है, कंट्रोल सिस्टम को पढ़ना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हम लोग देखते हैं जो बेसिक नीड्स होती है वो ही कंट्रोल सिस्टम के अंदर जो है, जैसे हम लोग हायर सब्जेक्ट की तरफ जाते हैं तो वहाँ पर कंट्रोल सिस्टम की हमको नीड होती है ना। तो इसलिए हम लोग पढ़ेंगे। तो पहले हम लोग सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं, फिर अच्छे से हम लोग पढ़ेंगे। तो ये आपको ऑफिशियल सिलेबस दे रखा है। मैट्रिक्स मॉडलिंग, फीडबैक प्रिंसिपल, ट्रांसफर फंक्शन, ब्लॉक डायग्राम, सिग्नल फ्लो, ट्रांजिएंट, राउट, बोर्ड प्लॉट, स्टेबिलिटी एनालिसिस, ये तो इसको हमने जो है थोड़ा स्पेसिफिक मोड में यहाँ पर करा है। तो इसको हमने जो बांटा है वो अपने नीड के हिसाब से बांटा है, और क्या बोल सकते हैं इनको इम्पोर्टेंट वाइज भी हमने बांटा है कि कौन कौन सा इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले हमें बेसिक्स जानना होगा यहाँ पर, सिग्नल्स एंड सिस्टम की क्या क्या बेसिक्स है। उसके बाद में हम लोग ब्लॉक डायग्राम एकदम बेसिक से चलेंगे, फिर टाइम रिस्पॉन्स, राउथ हर्विट्ज क्राइटेरिया, रूट लोकस, फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स, बोर्डे प्लॉट, नाइक्विस्ट स्टेट स्पेस, कंपनसेटर, और सबसे जो लो वेटेज का सब्जेक्ट टॉपिक है मैथमेटिकल मॉडलिंग, वो सबसे लास्ट में पढ़ेंगे। तो यहाँ से यहाँ तक जो है वो वेटेज डिक्रीज हो रहा है, तो आप उस हिसाब से भी कर सकते हैं। कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की बात करूँ तो ये फ्रीक्वेंसी हो सकता है, बोर्डे प्लॉट, नाइक्विस्ट से अच्छे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, ये थोड़ा इजी टॉपिक हो सकता है। स्टेट स्पेस, कंट्रोलर से आपको जनरली थ्योरी क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं, और रूट लोकस थोड़ा इजी है। इजी एंड मॉडरेट हम लोग कह सकते हैं, हार्ड नहीं कह सकते। हार्ड क्वेश्चन यहाँ पर नाइक्विस्ट से बनता है, लेकिन हम लोग वो भी आपके लिए इजी कर देंगे। ये अगेन इजी है, तो इसको आप जो है इस सिलेबस को इतना हम लोग अच्छे से कवर करा देंगे कि आप पूरा जो है रट जाएंगे इस सिलेबस को, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। वो शुरू करते हैं।
है ना। तो ओवरऑल आप लोग समझ ही गए होंगे कि इसका वेटेज कितना है, कंट्रोल सिस्टम से हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। तो हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या क्या रिसोर्सेज और टाइम टेबल क्या क्या होने वाले हैं वो हम लोग देख सकते हैं। तो उसके लिए अगर हम लोग बात करें क्या क्या रिसोर्सेज और टाइम टेबल हमारे पास यहाँ पर है, तो रिसोर्सेज की बात अगर मैं कर लूँ तो रिसोर्सेज आप क्या क्या फॉलो कर सकते हैं यहाँ पर, है ना। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि अपन को स्टडी कैसे करनी है, क्योंकि अभी जो है आप लोगों ने पढ़ाई चालू की होगी तो आपको पता नहीं है कि आपका एम जो है आपको कैसे अचीव करना है, या आप अभी थर्ड ईयर में मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ या फाइनल ईयर में एक्सेप्ट कर रहा हूँ, आपको एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप थर्ड ईयर या फाइनल ईयर के स्टूडेंट होंगे। तो आपको कैसे यहाँ पर चलना है, तो सबसे पहले आपको जो है यहाँ पर क्लास का जो 1 घंटा होता है ना, उसके 1 घंटे बाद तुरंत आपको जो है वो रिवीजन को देना है। ऐसा नहीं कि क्लास ख़त्म हो गई हम लोग फ्री हो गए, नहीं। यहाँ पर आपको जैसे ही क्लास ख़त्म होती है उसके तुरंत बाद अपने जो भी सब्जेक्ट वगैरह है, जैसे कंट्रोल सिस्टम हो गया, आगे दूसरे भी सब्जेक्ट आएंगे, तो उसके 1 घंटे बाद ना आप क्या कीजिए, उसका जो भी मैंने पढ़ा है उसका समरी समरी रिवीजन कीजिए। मैं हो सकता है ये नहीं कह रहा हूँ कि पूरा भी आप पढ़ लीजिए, पूरा भी आप पढ़ सकते हैं, वैसे डेडिकेटेड स्टूडेंट को पूरा पढ़ना चाहिए, या उसका एक समरी आप लोग याद रखिए कि आज के लेक्चर का क्या था, तो उसको आपको 1 घंटे बाद पढ़ना है। फिर बात करते हैं 1 घंटे बाद पढ़ना है, तो जब हमारा टॉपिक कोई भी कवर हो जाएगा, जैसे कि मैं बोलता हूँ हमारा बॉडी प्लॉट ख़त्म हो गया, ठीक है। जब हमारा बॉडी प्लॉट ख़त्म हो जाएगा या हमारा जो नाइक्विस्ट है कोई बड़ा टॉपिक ख़त्म हो जाएगा, इसके अंदर SFG BDR भी ले सकते हैं, उसके तुरंत बाद हमको क्या करने हैं, जैसे 6 सब्जेक्ट 6 क्लास में ये जो है हमारा ख़त्म हुआ, सपोज कोई भी टॉपिक है वो 6 क्लासेस में ख़त्म हुआ, तो 6 क्लासेस तक तो हमको ये फॉलो करना है कि उसका डेली रिवीजन होना चाहिए, एक समरी होनी चाहिए, और क्लास के क्वेश्चन हमको प्रैक्टिस करने हैं, डेली प्रैक्टिस करने हैं क्लास के क्वेश्चंस को। फिर वो कोई सा भी दिन हो, सबसे पहले हमको ये करना है कि क्लास में आने से पहले रिवीजन करके आना है ना। और ये समरी ध्यान रखनी है, क्लास के क्वेश्चन भी इंक्लूडेड होना चाहिए। उसके बाद क्या करना है, जैसे मैंने आज नाइक्विस्ट खत्म करा दिया या बॉडी प्लॉट खत्म करवा दिया, तो आप लोग उसके PYQs कर सकते हैं। PYQs आप लोग EECIN इन तीनों के PYQ करने, चाहे वो कौन सी भी ब्रांच वाले हों, आपको इन तीनों के लास्ट 25 साल के PYQ तो कर ही लेने हैं कम से कम, ताकि आप कोई भी एग्ज़ाम निकाल पाओ, चाहे वो गेट हो, ESC हो, कोई भी एग्ज़ाम हो आप अच्छे से निकाल सकते हैं, ठीक है। और एक चीज़ जो है इसमें ध्यान रखने की, PYQ में आप लोग क्या करते हैं कि ज़्यादा PYQ लगाने के चक्कर में सॉल्यूशंस देख लेते हैं, तो यहाँ पर आपको सॉल्यूशन नहीं देखना है, कुछ भी हो जाए सॉल्यूशन नहीं देखना है। उस क्वेश्चन पे आपको 48 घंटे स्पेंड करने हैं। 48 घंटे स्पेंड होने के बाद अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या दिक्कत है, तो जैसे जैसे स्टूडेंट्स बढ़ेंगे मैं आपको एक ग्रुप दे दूंगा, उस ग्रुप के अंदर आप पोस्ट कर सकते हैं अपने क्वेश्चंस को, ठीक है। उस क्वेश्चंस का आपको वहाँ पर जवाब मिल जाएगा मेरे द्वारा कि इसका जवाब क्या है, पर आपको सॉल्यूशन नहीं देखना है कभी भी, क्योंकि किताब वाले कैसे सॉल्यूशन बनाते हैं हम लोग नहीं जानते हैं ना। और फिर बात कर लेते हैं तो कंट्रोल सिस्टम की, यहाँ पर आप एक कॉपी बनाइए जिसमें केवल और केवल नोट्स होने चाहिए, ठीक है ना, नोट्स और क्लास क्वेश्चन। फिर आप लोगों को ऐसे ही एक कॉपी और बनानी है कंट्रोल सिस्टम की, जिसमें होने चाहिए एक तो जो मैंने आपको जैसे जो आपको क्लास के क्वेश्चन करवाए हैं, या PYQ में जो क्वेश्चन आपसे नहीं बने 48 घंटे स्पेंड करने के बाद, उसको इस कॉपी में आप रखिए, ताकि क्या है आप जब लास्ट में जब जाएंगे तो लास्ट में रिवीजन इसी कॉपी से और शॉर्ट नोट्स से होगा। तो शॉर्ट नोट्स भी आप लोग बना सकते हैं, जो मैंने बताया था इस समरी में, वो शॉर्ट नोट्स आप बना सकते हैं। फिर बात कर लेते हैं रिसोर्सेज की, तो कौन कौन सी टेक्स्ट बुक को यहाँ पे फॉलो किया गया है। आप चाहिए तो फॉलो कर सकते हैं, वैसे करने का कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि गेट जो है वो हमको इसी साल निकालना है, कोई 5 साल में तो निकालना नहीं। तो यहाँ पर
वैसे तो टेक्स्ट बुक का कोई ज़रूरत नहीं है, फिर भी अगर आप लोग फॉलो करना चाहें तो यहाँ पर बेसिक को फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, ये काफ़ी अच्छी किताब है। तो ये हो गया रिसोर्सेज और टाइम टेबल के बारे में। यहाँ पर हम लोग चलते हैं अब बेसिक सिग्नल्स पर, देखते हैं कंट्रोल सिस्टम क्या होता है, और तो उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। उससे पहले हम लोग थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं कि बेसिक सिग्नल्स क्या क्या होते हैं। इन सब का ज़रूरत आपको जो है कंट्रोल सिस्टम में पड़ेगा। तो यहाँ पर हमारा टॉपिक है यूनिट इम्पल्स। तो यूनिट इम्पल्स क्या होता है, सबसे पहले इसको है ना डेल ऑफ टी से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो डेल ऑफ टी से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, या एन से भी इसको डिस्क्रीट टाइम में एन से रिप्रेजेंट कर देते, टाइम डोमेन में हम लोग कंटिन्यूस टाइम में टी से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो ये होता क्या है, इसकी अगर डेफिनेशन की बात करूँ तो यहाँ पर होना चाहिए सबसे पहले टॉपिक जो होना चाहिए वो इम्पल्स होना चाहिए, उसी के अंदर यूनिट इम्पल्स भी आ जाएगा और बाकी सारी चीज़ भी आ जाएगी। ठीक है, यूनिट इम्पल्स भी आ जाएगा उसी के अंदर। ठीक है, इम्पल्स क्या होता है, तो हम लोग बात करें तो जब कोई हमको ये ग्राफ दे रखा है तो t इक्वल टू 0 पर, यहाँ पर कहाँ पर, t इक्वल टू 0 पर जब ये किस पर चला जाए, अनडिफाइंड या क्या बोल सकते हैं इसको, अनडिफाइंड या इन्फिनिटी पर जब चला जाए केवल t इक्वल टू 0 पर, और बाकी अदर वैल्यू के लिए t इज नॉट इक्वल टू 0 के लिए ये 0 रहे, जैसा कि कंडीशन यहाँ पर दे रखी है। t इक्वल टू 0 के लिए यह इन्फिनिटी पर चला जाए, है ना, और t इज नॉट इक्वल टू 0 के लिए 0 हो जाए, उसको हम लोग बोलेंगे इम्पल्स सिग्नल। ठीक है, ये हमारा इम्पल्स सिग्नल होता है। इम्पल्स सिग्नल को हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी डेल ऑफ टी डी टी इज इक्वल्स टू 1। अब ये क्या है ये भी हम लोग समझाएंगे, तो ये आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो समझ में आया इम्पल्स सिग्नल क्या होता है। ये जो होते हैं बेसिकली टेस्ट सिग्नल्स होते हैं। जैसे किसी भी सिग्नल को यदि हमें क्या बोलते हैं, किसी भी सिस्टम को यदि हमें जो है वो करना हो, चेक करना हो, किसी भी सिस्टम की चेकिंग के लिए, जैसे कि हमारे पास कोई एक हमने सर्किट बनाया, अब इसकी चेकिंग करनी है, जैसे रिसर्च कर रहे हैं तो उस टाइम पर अगर इसकी चेकिंग करनी है तो चेकिंग करने के लिए हम जो टेस्ट सिग्नल्स यूज लेंगे वो हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले इम्पल्स सिग्नल, जैसे ही हमने t इक्वल टू 0 दिया एकदम से ये अनडिफाइंड इन्फिनिटी पर चला गया, मतलब कि बहुत ज़्यादा इसका एम्पलीट्यूड हाई है ना, और t नॉट इक्वल टू 0 पर ये 0 है। ठीक है, डेल t से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। फिर बात करते हैं यूनिट इम्पल्स क्या होगा। तो अब यूनिट इम्पल्स क्या होगा, तो यूनिट इम्पल्स हो जाएगा हमारा t इक्वल टू इन्फिनिटी पर जो, सॉरी t इक्वल टू 0 पर जो इन्फिनिटी की बजाय किसी फिक्स मैग्नीट्यूड पर हो या 1 पर हो, और t इज नॉट इक्वल टू 0 पर 0 रहे, वह हमारा यूनिट इम्पल्स कहलाएगा। बेसिकली इन्फिनिटी की जगह 1 आ जाएगा, है ना, ये हमारा यूनिट इम्पल्स हो जाएगा। अब बात करते हैं इसके अंदर कुछ इम्पोर्टेंट नोट की बात कर लेते हैं, तो यहाँ हम लोग नोट लिख लेते हैं। तो क्या नोट इसके अंदर हमको ध्यान रखना है, इसके अंदर हमको ध्यान रखना है इम्पल्स सिग्नल जो होता है उसका एरिया कांस्टेंट होता है। तो इम्पल्स सिग्नल हैज कांस्टेंट एरिया। तो इम्पल्स सिग्नल का यहाँ पर जो है वो कांस्टेंट एरिया होता है ना। ये हमको इम्पल्स सिग्नल के लिए ध्यान रखना है कि इसका एरिया जो है वो कांस्टेंट होता है। तो ये एक हमको अच्छा पूछ सकता है। बाकी ये पूरा इम्पल्स के बारे में आपको समझाई दिया। ठीक है, अब अगले पे चलते हैं, स्टेप सिग्नल। अगला कौन सा सिग्नल है, स्टेप सिग्नल। तो ये भी टेस्टिंग के लिए यूज आएगा। स्टेप सिग्नल क्या होता है, तो स्टेप सिग्नल में यहाँ पर आपके लिए लिख देता हूँ, t इक्वल टू 0 के लिए जो 1 हो जाए, और t इक्वल टू 0 और ग्रेटर देन 0 के लिए, है ना, इक्वल टू और ग्रेटर देन 0 के लिए 1 हो जाए, और t लेस देन 0 के लिए 0 हो जाए, उसको हम लोग कहते हैं
स्टेप सिग्नल। स्टेप मतलब एक सीढ़ी चढ़ना, जैसे हम लोग स्टेप बाय स्टेप चढ़ते हैं ना, वैसा वाला स्टेप सिग्नल। लेकिन ये पास्ट वैल्यू में नहीं जाता, ये केवल फ्यूचर में ही काम करेगा, ठीक है, ओनली फ्यूचर के लिए। जैसे हम लोग समझ सकते हैं, इसको कैसे समझ सकते हैं, जैसे हमारी कोई कम्युनिकेशन लाइन है, सपोज करो कोई कम्युनिकेशन लाइन है, इसमें हमको सिग्नल भेजना है, तो हम लोग सबसे पहले 1 वोल्ट का सिग्नल भेज रहे हैं, थोड़ी देर बाद ये 2 वोल्ट, तो ऐसे स्टेप वाइजली इंक्रीज करेगा ये, या ना भी करे, है ना। तो उसकी वैल्यू हम लोग फिक्स कर देते हैं कि एक ऊपर चढ़ा के भेज दिया, है ना। तो t इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए 1, और बाकी लेस देन इक्वल टू 0 के लिए 0। इसको हम लोग स्टेप, या फिर अगर यहाँ पर 1 है तो इसको यूनिट स्टेप भी बोल सकते हैं। यहाँ पर कोई n नंबर भी हो सकता है स्टेप सिग्नल के लिए, ठीक है, कोई भी नंबर हो सकता है। यदि 1 है तो यूनिट स्टेप, 2 है तो फिर उसको स्टेप सिग्नल, या ऐसे ही यहाँ पर 2 है तो 2 आ जाएगा, 3 है तो 3 आ जाएगा, ऐसे चलता रहेगा। तो ये सिग्नल क्या होते हैं, तो इनमें हम लोग नोट करके लिख लेते हैं। तो स्टेप सिग्नल्स क्या होते हैं, स्टेप सिग्नल्स हैव कांस्टेंट, स्टेप signals have constant area, ना सॉरी, इनका जो क्या होता है, इनका होता है कांस्टेंट मैग्नीट्यूड या फिर एम्पलीट्यूड। इनका क्या होता है, कांस्टेंट एम्पलीट्यूड, यानी कि जो ये हाइट है ये फिक्स रहेगी इनकी, ये एंड तक यही चलती जाएगी, उनको हम लोग स्टेप सिग्नल कह देंगे, ठीक है। फिर अगला आता है हमारे पास रैंप सिग्नल। तो रैंप क्या होता है, इसी का बड़ा भाई होता है रैंप सिग्नल। रैंप में क्या होगा, जैसा कि हम लोग देख सकते हैं इसको, हाँ, और ये बात करें तो ये पीछे कहाँ गया, स्टेप सिग्नल को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं u ऑफ t से, ठीक है, u ऑफ t से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। रैंप सिग्नल, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है r ऑफ t से। यहाँ पर बात मैं टाइम डोमेन की कर रहा हूँ, इसलिए यहाँ पर t लेके चल रहा हूँ, ठीक है। तो r ऑफ t जब t ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए क्या हो जाए, t बन जाए, यानी कि एक t स्लोप को फॉलो करने लग जाए। किसी भी एक स्लोप को अगर फॉलो कर रहा है, अगर ये t ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए एक किसी स्लोप को फॉलो कर रहा है और t इज लेस देन 0 के लिए 0 है, तो ये एक रैंप सिग्नल है, ठीक है ना। रैंप सिग्नल समझ में आ गया, ये रैंप सिग्नल हो गया। जैसे सबसे पहले इम्पल्स आया एकदम शांत, स्टेप आया वो ऐसे चला, फिर रैंप आया इसका और बढ़ा, तो ऐसे ऐसे करके इसका क्या हो रहा है, इसका स्लोप बढ़ता जा रहा है सिग्नल्स जैसे जैसे हम लोग आगे जा रहे हैं। तो इनका क्या होता है, इनका नोट हम लोग लिख सकते हैं, इनके नोट में लिख सकते हैं रैंप सिग्नल्स हैव, रैंप सिग्नल्स हैव कांस्टेंट, व्हाट से, कांस्टेंट स्लोप, और हाँ कांस्टेंट स्लोप। रैंप सिग्नल जिनका स्लोप कांस्टेंट होता है, मतलब ये 2 से जा रहा है तो 2 से ही जाएगा, ठीक है। ये रैंप फंक्शन कंफर्म हो गया। फिर यूनिट रैंप में क्या होगा, यूनिट रैंप में 1 के स्लोप से जाने लगेगा तो यूनिट रैंप कहलाएगा, ठीक है। उसके बाद बात कर लेते हैं पैराबोलिक सिग्नल। रैंप को r ऑफ t से बता ही दिया था। पैराबोलिक को हम लोग जो है जनरली बोलते हैं, पैराबोलिक सिग्नल क्या होता है, x ऑफ t इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर u ऑफ t बाय 2, या इसको हम लोग a t स्क्वायर बाय 2, यहाँ पर a क्या है, a एम्पलीट्यूड है, t टाइम है, और 2 एक कांस्टेंट संख्या है, तो a t स्क्वायर बाय 2 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो पैराबोलिक की बात कर लेते हैं, तो t ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए यह t स्क्वायर बाय 2 को फॉलो करता है ना। इसको अच्छे से लिख लेता है, इरेजर कहाँ गया, अच्छे से लिख लेते हैं इसको, ठीक है। तो t ग्रेटर देन 0 के लिए ये क्या करेगा, तो ये a t स्क्वायर बाय 2 को फॉलो करेगा, और t लेस देन 0 के लिए 0 रहेगा। उसको हम लोग पैराबोलिक सिग्नल
बोलेंगे। पैराबोलिक सिग्नल में क्या होता है, क्या कांस्टेंट होता है? हाँ, तो हम लोग कहाँ पर थे? तो हम लोग बात कर रहे थे पैराबोलिक सिग्नल। तो पैराबोलिक सिग्नल ये होता है, ठीक है। पैराबोलिक सिग्नल के बाद हम लोग अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट तरह के सिग्नल्स देख सकते हैं। तो आज के बेसिक्स में जो है बस इतना ही था। उम्मीद है आपको इस वीडियो में पसंद आया होगा। तो आज जो है हमने केवल ये लेक्चर फर्स्ट रखा है। आज जो है दोस्तों हमने लेक्चर फर्स्ट रखा है जो कि कंट्रोल सिस्टम के लिए था। इसमें हम लोगों ने कंट्रोल सिस्टम के बेसिक्स देखे, आप लोगों से हमने सिलेबस डिस्कस किया। उसके अलावा जो है हम लोगों ने बताया क्या स्ट्रेटजी है। अब आपका जैसा फीडबैक आता है उस हिसाब से हम लोग मॉडिफाई करते जाएंगे। उस हिसाब से आपको जो है वो PYQs या आगे वाले सेशन भी हम लोग देते रहेंगे। तो ये हमारा वादा रहेगा कि इसको हम कभी भी डिसकंटिन्यू नहीं करेंगे। अगर आप अपना सपोर्ट दिखाएंगे तो हम पूरा लेक्चर सीरीज लेकर आएंगे, लेकिन आपको अपना सपोर्ट जो है दिखाना होगा। तो ये था आज के लेक्चर में। अगर आपको कोई भी डाउट्स हो तो आप लोग जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा टेलीग्राम चैनल दे रखा है, उसको जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। और ये तो जॉब अपडेट्स के लिए है कि आप जॉब अपडेट्स या पोस्ट गेट गाइडेंस के लिए मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी जो स्टडी के लिए है, स्टडी रिलेटेड डाउट के लिए मैं एक न्यू ग्रुप बना दूंगा, उसमें आप लोग जाके केवल स्टडी रिलेटेड डाउट्स पूछ सकते हैं, या आप इस टेलीग्राम चैनल वाले में भी पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। इसमें पूछ लीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए यार, ताकि हम लोग जो है इतनी मेहनत कर रहे हैं वो कर पाएँ और आगे आपके लिए अच्छे से वीडियोस जो है वो ला पाएँ, बना पाएँ, है ना। तो उसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जितने दोस्तों से हो सके ये जो फ्री इनिशिएटिव है ये शेयर कीजिए, क्योंकि जो लोग फीस अफोर्ड नहीं कर सकते उनको भी एजुकेशन का अधिकार है, तो वो लोग फ्री में आराम से पढ़ पाए। यहाँ पर आपको सारे के सारा जो है टॉप कंटेंट मिलेगा। तो तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हरे कृष्णा। स्टॉप।